आज हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने लीनियर इक्वेशन को जाना कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें आपने ग्राफ मेथड भी सीखा कि कैसे किसी लीनियर टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ मेथड से कैसे उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्यूशन होगा टू वेरिएबल का, उसको हम ग्राफ मेथड से भी सॉल्व करते हैं। हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने दो इक्वेशन लिया है, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन को हम फिर से ग्राफ मेथड से सीखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकेंड। सबसे पहले क्या हमने बताया था कि y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालते हैं, तो यहाँ से होगा 3y = 6 - x, तो y = होगा 6 - x/3। इसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x दो वेरिएबल है तो x यहाँ पर बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू के अनुसार y की वैल्यू आएगी, तो इसलिए y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। हम इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं और कुछ पॉइंट दूसरे वाले लाइन के लिए, इक्वेशन के लिए लेते हैं, और उसको ज्वाइन करा के जो दो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करता है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करते हैं, अर्थात उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पूरी तरह से हो, ओवरलैप करे फर्स्ट लाइन सेकंड को या सेकंड फर्स्ट को, तो हम कह सकते हैं कोइंसाइड कर रहा है एक लाइन दूसरे लाइन को, तो उसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट बताया नहीं जा सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, तो उसी तरह वह पहली लाइन को दूसरी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ से हम जब ऐसे हमें वैल्यू दिए रहते हैं तो उसमें आपको एक बात ध्यान देना होगा कि हमें इंटीजर का नंबर लाना सही रहता है। सपोज करो कि इंटीजर आएगा तो उसको ग्राफ पर दिखाने में ठीक होता है, आसानी होगी। जैसे यहाँ पर हम 0 ले लें x की वैल्यू, तो आप देखोगे कि ये 6 - 0 आएगा, 6/3, तो ये आपका हो जाएगा 2। अगर हम 6 ले लें, ध्यान दीजिएगा, अगर 6 ले लेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 0/3 ये 0 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, 3, तो 6 - 3 आएगा आपका, या -3 ले लें तो 6 - 3, तो ये प्लस आपका बनेगा 9, तो ये बन जाएगा आपका 3, क्योंकि 9/3 3 होगा। तो इस तरह से पॉइंट आया, वी गेट 3 पॉइंट्स A 02, B 60 and C -33 plot on the graph copy। ग्राफ कॉपी पे इसको हम शो करेंगे। अब चलिए, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक ग्राफ कॉपी बना लेते हैं।
ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, 0 2 0 2 यानी x की वैल्यू 0 है, y 2 है, यानी कि 1 होगा, यहाँ 2 होगा। ये पॉइंट होगा आपका A। फिर इसके बाद 6 0, x की वैल्यू 6 है और y 0, यानी यह पॉइंट होगा आपका B। इसके बाद C है -3, तो माइनस तो इधर होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये -3 और 3 इधर होगा, तो यहां पे आपका बनेगा, यह पॉइंट आएगा C। एंड ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो, तो ऐसा एक लाइन बनेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से आप लेंगे तो ये आपको मिलेगा -3y = 12 - 2x। अब -3 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x अब -12/3, ऐसा मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब इसमें भी हम पॉइंट फाइंड करेंगे, तो एक बॉक्स बनाएंगे, आप ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर उसको लेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन सेकेंड, और इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि एक बॉक्स बनाइए, तो यहाँ से आपका मिलेगा ये x और y, x की वैल्यू अलग अलग हम लेंगे, उससे हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो x = अगर आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम 0 रखें तो ये -12 आएगा, अब -12/3 इन -4 होगा। हम x की वैल्यू अगर यहाँ 6 ले लेते हैं तो 6 × 2 12 होगा, 12 - 12 0/3 0 होगा। और फिर अगर हम यहाँ कोई और ले लें, सपोज करो, हाँ 6 ले लिए, नहीं -6 अगर ले लेंगे तो ये -12 होगा, और ये -12 आपका -24 होगा, और -24/3 यानी आपका -8 होगा, ऐसे आएगा। तो वी गेट 3 पॉइंट्स, इसको आप कर दीजिए D 0 - 4, E 6 0 and F -6 -8. Plot on the same graph copy. And joining all points. चलिए शो करते हैं। 0 - 4, तो 0 तो x 0 यहीं रहेगा, और -4 यानी नीचे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 ये रहा आपका D। इसके बाद बोल रहा है 6 0 E, यही B और E कॉमन पॉइंट मिल गया, और कॉमन पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है। दोनों लाइन पर जो कॉमन पॉइंट होगा वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहां से E और B सेम पॉइंट है, एंड F आपका है -6
-6 ये होगा 1 2 3 4 5 6 और -8 तो 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ से आपका ऐसे आएगा, ये आपका F होगा। इस पॉइंट को अगर आप सबको ज्वाइन कराएं ऐसे बनेगा, तो यह आपका, आप देख सकते हैं सी पॉइंट B and E are same, then solution of equation is point 60 इसका सॉल्यूशन हुआ, ये पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। और देन x = 6 और y = 0। हमने आपको बताया था 2 लाइन था, इसी तरह अगर 3 लाइन भी होगा तो आप बना सकते हो, लेकिन हमें 2 लीनियर इक्वेशन लेना था, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, 2 ही लाइन से हमको मतलब है। तो जैसे सपोज करो कि तीसरी लाइन भी दी गई हो और वो कहे कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन का ग्राफ बना करके जो ट्रायंगल बने उसका एरिया फाइंड करो, तो अगर कोई मान लीजिए, या ये कह सकता था कि ये लाइन और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट उसका वर्टेक्स हो जाएगा, तो वर्टेक्स आपको फाइंड हो जाएगा। तो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है एरिया फाइंड करना किसी ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये बोलता कि एक्स एक्सिस और ये लाइन और ये वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन इसका एक वर्टेक्स हो जाता है, एक वर्टेक्स 6 0 होता है और एक वर्टेक्स ये होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राफ कॉपी पे जब अपने लाइन को प्लॉट कर लेते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सॉल्यूशन आ गया, और यह सॉल्यूशन हम चेक कर सकते हैं सही है या गलत। आप यहाँ 6 पुट कीजिए, तो 6 और यहाँ y की जगह पे 0, तो 6 + 0 = 6, तो 6 आपका यह वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेकंड को भी करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 6 पुट करेंगे 12 आएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 12 - 0 = 12, जो कि RHS आपका 12 है। तो यह भी ये वैल्यू सेकंड को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से अब ये इसी में एक बोला जाए कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो जब 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें तब भी कंसिस्टेंट होता है, और अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगे तब भी कंसिस्टेंट होता है। यानी कि जब कोई लाइन अगर पैरेलल नहीं है, दोनों कंडीशन अगर है तो कंसिस्टेंट है। एक पॉइंट पे कट करे चाहे लाखों पॉइंट पे कट करे या इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करे तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट जब वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता, और ये तभी होगा जब दोनों लाइन पैरेलल बनेंगी। इसी क्वेश्चन में बोलता कि ये आप ग्राफ मेथड से बताइए कि यह इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे ये कट करते हैं एक दूसरे को। अगर पैरेलल बना होता तो इनकंसिस्टेंट होता, या ये ओवरलैप भी करता तब भी कंसिस्टेंट होता। उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कोइंसाइड कर रहा है। जब एक लाइन पर पूरी दूसरी लाइन पूरी तरह से ओवरलैप करेगा तो उसको कोइंसाइड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड जो आपका था ग्राफ मेथड, उससे आपने 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और x और y की वैल्यू फाइंड की। अब हम चलते हैं उसके दूसरे मेथड पे इसी इक्वेशन को लेके। हमने आपको एक और बताया था कि इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं
जैसे आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a1/a2 फाइंड कर लीजिए। तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 आपका 2 है। आप b1/b2 फाइंड कर लीजिए। तो b1 आपका 3 है, b2 आपका -3 है, तो ये आ जाएगा -1। c1/c2 फाइंड कर लीजिए, तो ये आएगा 6/12 यानी 1/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 के इक्वल हो या नहीं हो, हमने दोनों बातें बताया था। इससे इसको मतलब नहीं है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तो चाहे वो c1/c2 के बराबर हो चाहे नहीं हो, उससे हमको मतलब नहीं। तो यहां पर कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, वह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी वन पॉइंट पे वह कट करता है। तो आप चेक कर सकते हैं, इसका कहा जा सकता था, इस मेथड से भी हम बता सकते थे कि यह एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और c1/c2 के बराबर हो। अगर ये बराबर होता तो अब उसके लिए c1/c2 भी चेक करते। सपोज करो कि उसको बराबर आ गया, a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गया। जब बराबर आएगा तब आपको c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा, c1/c2। तो अगर ये तीनों बराबर है तो कोइंसाइड कर रहा है पहली लाइन दूसरी लाइन को, यानी कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ पॉइंट आप बता नहीं सकते कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। और सपोज करो कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है पर c1/c2 के बराबर नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो वह एक किसी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे कहा जा सकता है कि वह इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस पर हम दूसरा मेथड लेते हैं इस इक्वेशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो उसमें ध्यान से समझिएगा। यहां पे यहां पे इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है। ठीक, और इसमें आप इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें करते क्या है कि किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। इस तरह से दूसरा जो इक्वेशन में आप पुट करोगे तो वहां पे आपका वन वेरिएबल बन जाएगा, x में वो इक्वेशन आ जाएगा, और वन वेरिएबल बनेगा x में तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x की वैल्यू अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y भी आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3y = 6 - x होगा, तो y = 6 - x/3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अगर कोई ये कहे कि क्या हम y की ही वैल्यू x के फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्या x की वैल्यू हम y के फॉर्म में निकाल के नहीं पुट कर सकते, तो कर सकते हैं। x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर y के फॉर्म में पुट किए होते तो y में वो लीनियर इक्वेशन मिलता, तो वहां से y की वैल्यू पहले निकलती और y की वैल्यू अगेन पुट कर देते किसी भी इक्वेशन में, तो x फाइंड हो जाता। तो चलिए y पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2, ये x है, 2x - 3 × y है 6 - x/3 और इक्वल टू 12, और ये 3 कैंसिल बट माइनस तो है, तो 2x माइनस से इंटू करेंगे तो -6 + x = 12, और 2x + x आपका बन जाएगा 3x, और ये x जा करके इधर बनेगा 18,
तो x इक्वल टू आएगा 6। आपको पता है वहां 6 0 आया था, x की वैल्यू 6 आई थी, y की वैल्यू 0 आया था। अब चलिए x की वैल्यू x इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपको ऑलरेडी दिया गया है 6 माइनस 6, यहाँ पे 6 और ये 0 सॉरी 3, तो 0/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। आपने ग्राफ मेथड से भी सॉल्व किया था तो ऐसा ही मिला था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या जाना कि दो इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उसमें से किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू x के फॉर्म में या x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करके हम दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं, तो वहाँ से हमें एक वेरिएबल फाइंड हो जाता है और उस वेरिएबल का वैल्यू किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें दूसरा वेरिएबल भी फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब हम तीसरे मेथड पे आएंगे। इक्वेशन वही रखते हैं क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्रोसेस बस जानना है। आप कोई भी इक्वेशन लेंदी हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस बस जानने की जरूरत है। वह एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखें आप, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। दो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से एलिमिनेशन मेथड से अगर करना है तो x वेरिएबल का या y वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट +2 है, तो यहाँ भी अगर 2x x है तो यहाँ भी या तो x बन जाए या तो यहाँ 2x बन जाए, या y की अगर चेंज बनाना है तो ये ऑलरेडी इक्वल है बट यहाँ साइन बस चेंज है। तो अगर ये उसमें से हम ऐसा करने से फायदा ये होता है कि हम दोनों इक्वेशन को, अगर ये इक्वल कोफिशिएंट है साइन के साथ, तो उसको एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, तो एक वेरिएबल वहां से फाइंड हो जाएगा। या अगर ऑलरेडी पहले से वो इक्वल है और अगर प्लस साइन दोनों में है तब तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक साइन आपका अपोजिट चाहिए, और अगर दोनों निगेटिव है तब भी माइनस करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी पहले से कोफिशिएंट इक्वल भी हैं और उसका साइन दोनों का अपोजिट है तो ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो वहां से आपका कैंसिल हो जाए। आप लिख सकते हैं यहाँ पर करना ही नहीं है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो यहां से अगर आप ऐड करेंगे तो 3y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, और 2x + x होगा और माइनस एक बार लिख लेते हैं और ये 18 बनेगा, ये कैंसिल, तो 3x = 18, तो x = आपका आएगा 6। अब x = 6 आ गया तो x की वैल्यू 6 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप कर लीजिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये 6 + 3 × y = 6, तो 3y = 0, तो y = 0। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ गया x = 6 एंड y = 0। तो आपने दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा, और भी क्वेश्चन हम लेंगे, इन पे करेंगे, बट आपने एक प्रोसेस समझा कि इसमें x वेरिएबल का या y वेरिएबल किसी का आप कोफिशिएंट इक्वल करते हैं या इक्वेशन को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम एक को कैंसिल करते हैं, दूसरा फाइंड हो जाता है, और जब दूसरा फाइंड होगा तो किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करके हम फिर दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। अब आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए
हम एक जनरल इक्वेशन पहले ले लेते हैं, उस पर समझाते हैं। इस इक्वेशन से तो दिखा ही देंगे आप को, सबसे पहले जनरल इक्वेशन के लिए दिखा दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक बार आप यहाँ x के लिए लिख लीजिए, फिर y के लिए लिख लीजिए और एक बार 1 के लिए लिख लीजिए। ऐसे करते हैं, x वेरिएबल के लिए, y वेरिएबल कांस्टेंट के लिए। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, बट आपको याद रखना है। जैसे x के लिए फाइंड करेंगे तो x वाले को पूरी तरह से आप ढक लीजिए, x के पहले वाले इक्वेशन का पूरा पोर्शन और x के लिए दूसरे वाले इक्वेशन का। बस आपका देखेंगे आप, बस ये दो बचा है, कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन का और दोनों इक्वेशन का y टर्म। अब इसमें कैसे करते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको तो आप भूल जाइए, ये जो b1 का है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप c2 के साथ, कांस्टेंट का, ऊपर से नीचे आएंगे तो b1 c2, फिर माइनस लगाने के बाद यहां से फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे वाले y के कोफिशिएंट का अब ऊपर वाले कांस्टेंट में करेंगे। पहले आप ऊपर वाले y के कोफिशिएंट से नीचे वाले कांस्टेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसके बाद आप नीचे वाले y के कोफिशिएंट से ऊपर वाले कांस्टेंट में करेंगे, बट उसके पहले माइनस लगा लेंगे, ये b2 c1। और ये भी प्रोसेस ये जो आता है यह आपके एलिमिनेशन मेथड से ही आता है, और इसको हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम देते हैं। उसके ये जो भी आ रहा है वो उसी के हेल्प से आता है। अब देखिए, जब आपने ऐसा कर लिया, अब y की बारी है तो y वाले को ढक लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने y वाले को ढक लिया। सबसे पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, अब नीचे से ऊपर जाना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए। अब आप इसको ढकने के बाद देखेंगे कि ये नीचे का पोर्शन ये रहा, ये a2, तो ये a2 c1 होगा, x का, नीचे वाले x का a2 c1। अब माइनस लगाने के बाद अब ऊपर वाले का नीचे a1 c2। फिर जब x और y के लिए हो गया तो अब वह कांस्टेंट टर्म के लिए आएंगे, और कांस्टेंट टर्म आपका c1 c2 है, इसको ढक लेंगे। एक बार आप ऊपर से नीचे आए थे, फिर नीचे से ऊपर गए थे, अब फिर ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये इसको आप ढक लेंगे। अब आप देखेंगे x का कोफिशिएंट ऊपर वाले में a1 है और नीचे वाले में y का कोफिशिएंट b2 है, तो ये a1 b2। माइनस लगाने के बाद आप नीचे वाले x के कोफिशिएंट से y के ऊपर वाले कोफिशिएंट में जाएंगे, तो यह आपका हो जाएगा a2 b1। अब आप देखेंगे कि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यह x के लिए है, ये y और ये कांस्टेंट। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप से, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ले लीजिए। तो यहां लेंगे तो x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, और ये पहले से है 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहां से x आसानी से निकल गया, इसका ये x के नीचे की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस वैल्यू से, तो ये आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। x की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप सेकंड और थर्ड को लेंगे, तो आप सेकंड और थर्ड को लेंगे तो y निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, और ये प्रोसेस ही है,
ये कोई याद नहीं रखना, ये फार्मूला नहीं है, करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसको प्रोसेस है ये। जैसे आप ये कर रहे हो उसी तरह नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। हम करके दिखाते हैं इसको। तो इस तरह से यहां से एंड सेकेंड थर्ड स्टेप क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप y इक्वल टू आएगा a2c1 माइनस a1c2 और a1b2 माइनस a2b1। तो y भी आ गया और x भी आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, यह आपने देखा। फिर आते हैं, इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने बताया था कि एक बार x के लिए कर लेंगे, एक बार y के लिए। आप ये बताओ, उसमें आपने जो देखा था वो ऐसा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था। मतलब राइट साइड में 0 वैल्यू दिया गया था, यानी कि कोई नंबर नहीं था इधर। तो यदि अगर आप ले जाना चाहते हो दोनों को एक साथ तो ले जा सकते हो। c1 के जगह पे -6 हो जाएगा और c2 के जगह पे -12 होगा। अगर इधर रखना चाहते हो तब भी कर सकते हो, बट यहाँ पर -1 लिखना पड़ेगा। अगर माइनस इधर रखना चाहते हो तो -1 लिखेंगे और रहने भी देंगे, काम वैसे ही करेंगे। और इधर ले आते हो तब इसको +1 लिखना। चलो हम बता देते हैं। अब इसको ढकेंगे x वाले को, तो 3 का 12 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 36 बन जाएगा। माइनस, ध्यान दीजिएगा ऑलरेडी पहले से ये माइनस है, -3 और 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू 6 माइनस 18 होगा और एक माइनस बाई क्वेश्चन प्रोसेस में, तो ये +18 बन जाएगा। अब y को ढक लेंगे आप, तो अब नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे हो चुका, नीचे से ऊपर, तो नीचे वाले x का कोफिशिएंट है +2 और 6 में करना है तो +12 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, अब x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 12 है तो -12। अब इसको आप ढक लेंगे तो ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर से नीचे आएंगे फिर -3 और ये -6, तो ये x अपान यह आपका आएगा 54 और ये y अपान 0 और ये -1 अपान -9, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप x अपान 54 इक्वल टू 1 अपान 9, तो x इक्वल टू 54 अपान 9, तो ये होगा 6। अब आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, आपने ऐसा पढ़ा है, बट यहाँ से 0 ये इसका वैल्यू इसके लिए आप लेंगे तो ये 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाकर के दूसरी तरफ होगा। ऐसा नहीं है, 0 अगर होगा इसका डिनोमिनेटर तो डिफाइन ही नहीं होगा, बट ये 0 प्रोसेस में है और यह आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 0 नंबर चला जाएगा दूसरी तरफ। यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ रही थी जो कि आप वहाँ पे लेके जाएंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, तो ये हो जाएगा y/0 इक्वल टू 1/9, तो ये y इक्वल टू 0 अपान 9। अब ये आएगा 0 अपान 9 सही है, डिनोमिनेटर 0 है नहीं, तो इस तरह से y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। तो आपने दो इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, और दोनों को
आपने ग्राफ मेथड से भी सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, फिर इसके बाद आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया और चारों मेथड से आपने सॉल्व करके देखा तो सेम आंसर आ रहा था, तो सेम आंसर आएगा ही, प्रोसेस अलग अलग थे। तो इस तरह से आपने सभी मेथड का इस चैप्टर में जिस मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो सारे मेथड आपने समझे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ लेके चलेंगे या कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम, और कुछ और प्रॉपर्टी जो जाननी होगी, बतानी होगी, तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके।